देख रहे हैं न्यूज नेशन। शाम के 6 बज चुके हैं और इस वक्त हम आपको बता दें कि चीन के दबाव में नेपाल झुका है, डरा है और भारत से अपने रिश्तों को ताक पर रख रहा है। किस तरह से चीन ने नेपाल पर दबाव बनाया और नतीजा यह हुआ है कि एक बार बैकफुट पे आने वाला नेपाल अब अपना संशोधित नक्शा जो है वो पास करा चुका है, जिसमें भारत के काला पानी, लिपुलेख, लिपियमदार जो इलाके हैं जो भारत के हिस्से हैं उन्हें अपना बता रहा है। आपको बता दें भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा मैत्रीपूर्ण रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मौजूदा सरकार है उसे चीन के करीबी बताया जाता है ओली सरकार को, और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चीन से उनकी निजी निकटता और चीन का दबाव नेपाल के ऊपर काम करा है। और नतीजा ये हुआ है कि आज भारत के साथ अपने संबंधों को खराब करने से भी हिचक नहीं रहा है। भारत के हिस्से काला पानी, लिपुलेखा, लिपियमदार को अपना बता रहा है नेपाल। ये संशोधित नक्शा जो है वो पास हो गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुरेंद्र जो हैं, जो विदेश मंत्रालय देखते हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो बताएंगे कि विदेश मंत्रालय की ओर से, क्योंकि नेपाल जो है हमारा घनिष्ठ मित्र रहा है, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया है, किस तरह से इस मामले को टैकल किया जाएगा। और हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त जुड़ चुके हैं कि इसको किस तरह से देश के सामरिक लिहाज से समझा जाए। मधुरेंद्र, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, विवाद काफी दिनों से था। एक वक्त ऐसा आया जब लग रहा था कि बैकफुट पर जो है वो जा रही है नेपाल की सरकार और भारत के संबंधों को तवज्जो दे रही है, लेकिन एक बार फिर यहां पर नजर आया चीन का दबाव और भारत के साथ संबंधों को भी ताक पर रख रहा है नेपाल। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से देखा जा सकता है कि जो ओली की सरकार है खासतौर पर नेपाल में, वो पूरी तरह से चीन के हाथों में खेल रही है और अचानक सब कुछ नहीं हुआ है। इसका बैकग्राउंडर देखिए तो जब शी जिनपिंग ने यात्रा की थी नेपाल की, और उसके बाद से ही नेपाल जो है वो लगातार चीन के संपर्क में जाता गया और चीन के इशारों पर समूचा जो एक तरह से प्लॉट है वो रचना शुरू किया। और अब जबकि उसके संसद से ये प्रस्ताव पास हो चुका है, ध्वनिमत से पास हो चुका है, तो ऐसे में दो स्थितियों को समझा जा सकता है। एक पहली स्थिति कि चीन के हाथों में नेपाल खेलता नजर आ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण स्थिति की जो अंदरूनी हालात है नेपाल में वो सरकार के बिल्कुल खिलाफ हैं, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि कल भी काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, आज भी प्रदर्शन हुआ और इंटरनल इश्यूज को, जो कि कोविड-19 के मोर्चे पर फेल है नेपाल की सरकार, उसको एक तरह से साइडलाइन करने के लिए भी इस समूचे घटनाक्रम को, इस समूचे प्रस्ताव को, इस मैप को यूज किया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रवाद के जरिए कोशिश की जा रही है कि इंटरनल जो इश्यूज हैं उसको एक तरह से सप्रेस कर दिया जाए। और इतना बड़ा इशू है जिसमें विपक्ष भी ओली सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन चूंकि समूचा एक तरह से वामपंथी हम कहें कि आइडियोलॉजी का गठजोड़ है चीन और नेपाल के बीच में, जिसके चलते लंबे समय से हम जानते हैं कि जो चीन है वो नेपाल में एक तरह से इन्वेस्टमेंट करता रहा हर फोरम पे, चाहे सरकार के लेवल पर हो, चाहे थिंक टैंक के लेवल पर हो, या वहां के जर्नलिस्ट को पूरी तरह से नेपाल जो है वो, नेपाल के जर्नलिस्ट को चीन जो है वो फंड करता है। तो ये समूचा एक तरह से प्लॉट तैयार किया गया पब्लिक में, थिंक टैंक में, मीडिया में और राजनीति में, और उसके बाद फिर सुनियोजित तरीके से चीन ने नेपाल को अपने हम कहें कि हाथों में लेकर और भारत के खिलाफ खड़ा किया है। तो एक बड़े घटनाक्रम के रूप में देखा जाए, चूंकि बेटी और मधुरेंद्र, लेकिन इस सब के बीच में भारत कूटनीतिक स्तर पर क्या कुछ कर रहा है? नहीं आई है। जी जी, देखिए, कूटनीतिक स्तर पर भारत ने दो बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही थी और ये स्टेटमेंट में भी भारत के देखा जा सकता है विदेश मंत्रालय के। इसमें कहा गया कि भारत और नेपाल के बीच के जो भी मसले हैं वो बेहद अंदरूनी है, दोनों के संबंध काफी बेहतर है। हवाला भी दिया गया कि लॉकडाउन की स्थिति में भारत ने किस तरह से नेपाल की मदद की, यानी जो रिश्ते हैं उसको साधने की कूटनीतिक तौर पर जो कोशिशें हैं वो लगातार भारत की तरफ से किया जाता रहा, लेकिन ये तमाम कोशिशें धराशायी हो गई। एक तरह से देखा जाए, नेपाल ने मांग किया था कि विदेश सचिव के स्तर पर बातचीत किया जाए इस बाउंड्री इश्यूज को लेकर, लेकिन इससे पहले कि भारत रिस्पॉन्ड करता, आगे बढ़ता, अचानक जो है वो पूरे एक तरह से बिल को लाकर उसको बहुमत के जरिए पास कराकर ये क्लियर कर दिया है ओली की सरकार ने। मधुरेंद्र, ये भी समझना होगा कि ओली सरकार जो है वो चीन की तरफ झुकी हुई है, पैसों का खेल यहाँ पर चीन खेल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर किस तरह से नेपाल को एक छोटा देश होने के नाते फंडिंग दे रहा है और किस तरह से वहां पे ब्रेन वॉश कर रहा है थिंक टैंक और जर्नलिस्ट के माध्यम से, तो पूरा का पूरा मनी गेम जो है वहां पर चल रहा है, जिसमें ओली सरकार पूरा सहयोग दे रही है। और भारत के हक में जो आवाजें उठती हैं, जैसे सरिता गिरी ने आज बोलना चाहा सदन के भीतर, तो स्पीकर ने उन्हें बोलने भी नहीं दिया, तो किस तरह से वहां पर ओली सरकार जो है ये काम कर रही है, उस पर मैं आपसे बातचीत करूंगी। लेकिन इस बीच हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, भारत के लिए सामरिक लिहाज से ये कितना
चुनौतीपूर्ण होगा। नेपाल जहां से हमारे एक तरह से ओपन बॉर्डर्स, एक तरह से देखा जाए बहुत अच्छे संबंध हैं, उस सब के बीच में ये चीन की कॉलोनी की तरह से अगर डेवलप हो जाता है नेपाल, तो भारत के लिए निश्चित तौर पर बड़ा खतरा है। इसमें तो कोई आपको शक ही नहीं होना चाहिए कि ये सबसे बड़ा खतरा अगर भारत को होगा तो चीन का नेपाल में प्रवेश। आपने जैसे कहा, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे हिस्टोरिकल हो, नेपाल एक किस्म से हमारा ही डीएनए है। और अभी और नेपाल की लाखों सोल्जर्स, नेपाल गुरखा सोल्जर्स इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं, भारत में बसे हुए हैं। नेपाल आर्मी के ऑफिसर्स भारत में बसे हुए हैं, पेंशन बाहर से जाती है। इस सब के बावजूद हमने देखिए उनके लिए कितना काम किया, त्रिभुवन राजपथ बनाया, तो राजा महाराजा त्रिभुवन को हमने रीइंस्टेट करवाया राणा के खिलाफ, राणाओं के खिलाफ। और फिर क्योंकि चीन की फॉरेन पॉलिसी बहुत अत्यधिक शातिर है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं शातिर, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी नेपाल के लिए काफी देर से हमको प्रॉब्लम दे रही है। ये अभी कल परसों की बात नहीं है, यहां तक कि भूटान भी हमारे को थ्रेट बोल चुका है। तो यहां पे हमारे को अपने अंदर भी कुछ देखना होगा, क्या बात है कि ये क्यों हो रहा है। देखिए मधेसी की प्रॉब्लम हमने बिगाड़ के रखी, उनका कितना उनका नुकसान हुआ। चाइना से सामान आने लगा, चाइना से पैसे आने लगे, जिसकी हम हंसी उड़ा रहे थे। अब देखिए यही हो रहा है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, पैसे के लिए, पैसे में सारी रिश्तेदारी भूल जाते हैं लोग, अपने खून को भूल जाते हैं। जब जर और जमीन की बात आती है तो बिल्कुल सब कुछ खत्म होता है। तभी नेपाल हमको चैलेंज कर रहा है काला पानी में, जैसे कि आप खुद ही कह रहे हैं, वो तीनों ट्रिब्यूटरीज को अपने अंडर मैप में दिखा दिया है और पार्लियामेंट पास करा रहा है। तो देखिए इसमें हमारे को इसलिए प्रॉब्लम है कि ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर चीन यहाँ के घुस के आके उसने अपने बेसिस एस्टैब्लिश कर दिए तो आप सिक्किम कॉरिडोर से हाथ धो बैठेंगे, पूरा नॉर्थ ईस्ट आपके हाथ से निकल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये बता रहा हूं, ये बहुत चिंता का विषय है हमारे लिए। प्रफुल्ल बख्शी जी, मोदी सरकार एक, जी बिल्कुल चिंता का विषय है, लेकिन हम तो फिर भी बड़े भाई जैसा सुलूक करते आए हैं नेपाल से लगातार। चाहे जब नेपाल में भूकंप की त्रासदी आई हो या फिर राजनीतिक संकट आया हो, हिंदुस्तान ने हर वक्त मदद का हाथ जो है वो आगे बढ़ाया है, नेपाल को अपने छोटे भाई की तरह से समझाए। लेकिन पैसे की ताकत में अगर आज नेपाल चीन के आगे बिकने को तैयार खड़ा है, तो ऐसे में भारत की सरकार के पास क्या कुछ विकल्प बचते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए हमने साम दाम दंड भेद सारा का सारे हमको इस्तेमाल कर लेने चाहिए। हमको पता होना चाहिए था, और हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारी इंटेलिजेंस को पता होना ये था कि क्या गेम खेल रहा है चाइना। अभी से नहीं खेल रहा, सालों से खेल रहा है। यही तो हमको ताज्जुब होता है कि हम सदन हमारी एकदम से यखलक नींद टूटती है। ये तो कब से गेम खेल रहा है। नेपाल के हमारे के खिलाफ प्रदर्शन तो नेपाल में कब से हो रहे हैं, यह अभी हाल की बात नहीं है। तो इसलिए, और ये आप कह रहे हैं कि पीठ में छुरा भोंक रहा है और धोखा दे रहा है, ये सब किताबी बातें हैं। ये इंटरनेशनल सियासत में ये बातें नहीं की जाती जैसे हम चीन के लिए करते हैं। इसका मतलब है हमें ज्ञान ही नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। ये चाणक्य नीति नहीं कहती। चलिए मैं इसका मधुरेन से छोटी सी टिप्पणी ले लूं। मधुरेन जी, मोदी जी का ये न्यू इंडिया है, वो तो कहते हैं कि जिस तरह से चीन को घुटने टेकने पर हमने अभी ताज़ा मौजूदा लद्दाख में जो पूरा विवाद था उसमें हमने मजबूर किया, डोकलाम में भी मजबूर किया, लेकिन आखिर नेपाल में क्या फेलियर हो गए हैं? जैसे प्रफुल्ल बख्शी जी कह रहे हैं, आपको लगता है कि नेपाल में कहीं ना कहीं सरकार से कूटनीतिक स्तर पर कुछ फेलियर हो गए, लोगों की नाराजगी, वहां की सरकार की चालें वक्त रहते भांपने में हम नाकाम रहे हैं? देखिए, भारत लगातार इसको रीडिंग करता रहा है। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक जो जिनपिंग की यात्रा के ठीक बाद से नेपाल और चीन के रिश्ते और खास तौर पर जो नजदीकियां बढ़ी, और जिस तरह से चीन ने समूचा एक तरह से गेम प्लान तैयार किया, और चूंकि हम जानते हैं कि जो आइडियोलॉजिकल रिलेशन है खास तौर पे ओली की सरकार और चीन की सरकार के बीच में, और उसको लेकर भी काफी एक तरह से हम कहें कि एक पूरी गठजोड़ को तैयार किया गया।
ये सब कुछ भारत की सरकार जानती थी, लेकिन भारत की सरकार को ये भी मालूम है कि चूंकि नेपाल में रहने वाला जो एक तरह से बहुसंख्यक समाज है, खास तौर पर एक बड़ी आबादी जो है, या यूं कहें कि दो तिहाई जो वहाँ की आबादी है वो भारत को पसंद करती है, वो भारत के हिसाब से अपने जीवन को जो है जीती है। लिहाजा भारत ये जानता है कि चूंकि वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो इंडिया सपोर्टेड है, इसीलिए आप देखिए कि भारत लगातार कंस्टेंट बरत रहा है। भारत किसी भी तरह के ऐसे बयान को नहीं दे रहा है जिससे लगे कि दोनों देशों के रिश्ते पटरी से उतर गए हैं, क्योंकि भारत जानता है आज ओली की सरकार है, कल प्रचंड की सरकार होगी, परसों किसी और की सरकार होगी, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन जो पीपुल टू पीपुल रिलेशन है खासतौर पर डिप्लोमेसी में, वो काफी मायने रखता है, क्योंकि पीपुल टू पीपुल रिलेशन से ही सरकारों के बनने बिगड़ने का खेल भी वहां पर चलता है। इसीलिए आप देखिए कि आर्मी चीफ ने भी जो बयान दिया था कल, उस बयान में भी साफ तौर पर था कि हमें नेपाल के लोगों के साथ रिश्तों को साधने की जरूरत है। हम ये न भूलें कि 2017 का जो ब्लॉकेड है, उस ब्लॉकेड में हमने देखा है कि नेपाल की जनता भारत के खिलाफ होने लगी थी। तो इस तरह के कदम भी नहीं उठाए जा सकते नेपाल के खिलाफ जिससे जनता भारत के खिलाफ हो जाए। जनता अब भी हम देखें कि इन सालों में भारत के साथ रही है, भारत के साथ है, बेटी रोटी का रिश्ता भारत और नेपाल के बीच में है। इसीलिए डिप्लोमेटिकली यहाँ पर जो एक पड़ोसी के नाते जो समूचा एक तरह से संबंधों का हम कहें वो खेल, वो काफी अजीबो गरीब होगा है, क्योंकि सरकार के साथ 36 के आंकड़े हैं, जनता के साथ जो है देखें तो रोटी और बेटी का रिश्ता है। इसीलिए भारत कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे नेपाल की जनता भारत के खिलाफ हो या नाराज हो या ब्लॉकेट जैसी स्थिति पैदा हो। तो इन परिस्थितियों में आप यूं समझिए कि जो मौजूदा हालात है उसमें समूचा विश्लेषण किया जा रहा है कि किस तरह से जो कूटनीतिक रास्ते हैं दरअसल उस रास्तों के जरिए इस मौजूदा हालात से निपटा जाए, क्योंकि हमारे और एक तरफ से देखिए कि नेपाल के बीच में एक जो सीमा को लेकर संधि है वो सुगौली संधि है जो ब्रिटिशर्स के टाइम में हुई थी, और सुगौली संधि के मुताबिक देखिए कि नेपाल के कुछ हिस्से जो कि नेपाल के उस वक्त के राजा ने खासतौर पर उत्तराखंड में और यूं देखें कि आप हिमाचल में और साथ ही पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से में जीते थे, वो भारत को वापस आए थे, और भारत के कुछ हिस्से जो हैं वो नेपाल को वापस गए थे, जिसमें आप सीतामढ़ी के साथ लगे हुए कुछ इलाके हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों में जो मौजूदा हालात है उसमें जो पृष्ठभूमि है, जो इतिहास है, जो दोनों देशों के रिश्ते हैं, जो पीपुल टू पीपुल रिलेशन है, जो कल्चर रिलेशन है, उन तमाम हम कहें कि मसलों को एक तरफ साइड करके और सीधे सीधे दुश्मनी की स्थिति पैदा नहीं हो सकती। इसीलिए इस वक्त के जो हालात हैं उनको बेहद हम कहें बारीकी से भारत जो है वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत जानता है कि होम ग्राउंड में जो जनता है वो इस वक्त ओली सरकार के खिलाफ है, और इसलिए भी ओली की सरकार मौजूदा हालात से अंदरूनी निपटने के लिए एक राष्ट्रवाद का समूचा लबादा ओढ़कर भारत के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहती है, जिसमें ग्रेटर नेपाल का एक कॉन्सेप्ट है जो कि नेपाल के जनमानस के दिल में कहीं न कहीं बसा हुआ है, क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, उसको फिर से उभारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो परिणाम इसके होंगे वो बड़े भयावह होंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस वक्त जो हालात इस वक्त नेपाल में पैदा हो रहे हैं उससे मौजूदा सरकार ये हम कहें कि आखिरी तुरुप का पत्ता चली है। ये पत्ता अगर कामयाब नहीं होता है तो ओली की सरकार कितने दिन टिकेगी नेपाल में, इसको लेकर भी बड़ा सवाल पैदा होगा। विपक्ष को भी देखिए कि नेपाल में विपक्ष ने बेहद सधे अंदाज में इस बिल को सपोर्ट कर दिया है, क्योंकि विपक्ष को मालूम है कि इसके बाद क्या। दरअसल नेपाल जो है वो सुगौली संधि पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। नेपाल सुगौली संधि को लेकर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं कर सकता। सुगौली संधि पर उसके हस्ताक्षर अगर उससे पीछे हटेगा तो नेपाल को इसका बड़ा खमियाजा भुगतना होगा। तो इन तमाम स्थितियों में ये सिर्फ आप कहिए कि उनके अपने पार्लियामेंट से एक दिखावे की रणनीति है, जिससे अपने जनता को भी संतुष्ट किया जाए, चीन को भी संतुष्ट किया जाए, एक मोर्चा खोलकर एक मैसेज भी दिया जाए, और साथ ही जो एक संप्रभुता का सवाल है जो कि नेपाल में बड़े लंबे समय से हम कहें कि गणतंत्र आने के बाद या वहां पर लोकतंत्र स्थापित होने के बाद लगातार बढ़ता रहा है, उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम जानते हैं कि नेपाल एक बफर स्टेट है, एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ भारत है, हिमालय की पहाड़ियां हैं, ऐसा टेरेन है जहां पर चीन वहां पर बिल्कुल मधुरेंद्र, हमारे लिए सामरिक लिहाज से नेपाल को अपने साथ रखना और उसे चीन की कॉलोनी बनने से रोकना बेहद जरूरी है, और यही कोशिशें मोदी सरकार की भी होंगी। यहां पर प्रफुल्ल जी कह रहे हैं कि देर हो गई है हमें उसकी शक्ति को भांपने में, चीन के इंटरफेरेंस को पकड़ने में, लेकिन इसे जल्द ही समझना होगा और कंट्रोल करना होगा, इससे पहले हालात जो है और ज्यादा गंभीर हो जाएं।